बेटे मैं स्टार्ट कर दी हूँ। ओके, क्रिस्टोफर सिंबल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्रिस्टोफर सिंबल्स बेसिकली हमें ना किसी भी कर्वेचर का बताते हैं। ये हमें क्रिस्टोफर सिंबल और कर्वेचर। जी सर। आपका आई थिंक 2 जगह पे लॉगिन है, कोई और साथ दूसरी डिवाइस पे पड़ी हुई है। सर वो ना शीजा वगैरह की क्लास है, वो ले रहे हैं, मैंने ऑफ कर दिया। हाँ उनका ऑफ कर दो, उनको मुझे शोर आ रहा है ना, तो उनके माइक ऑफ करो। ठीक है, उन्हें ऑफ कर दो। ठीक है सर, वो मैंने कर दिया। ओके। तो क्रिस्टोफर सिंबल्स ना बेसिकली हमें ज्योमेट्री का बताते हैं। ज्योमेट्री का मतलब वो कर्वेचर को शो कर रहे होते हैं, और कर्वेचर होता है कि किस तरह से कर्व अपनी स्ट्रेट लाइन से डेविएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, और क्रिस्टोफर सिंबल्स का फॉर्मूला हमारे पास था ये सर ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया था कि हम लोग किस तरह नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स को फाइंड आउट करते हैं। नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स को यहाँ पे जो FRW मैट्रिक है, इसका हमारे पास कोई काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक कौन सा होता है। बेसिकली ये कोवेरिएंट में इसका मैट्रिक होता है। इसमें G001 और इसी तरह G22 नेगेटिव A स्क्वायर T होता है, जो कि T का फंक्शन होता है, और इसी तरह G33 और G22 और G33 भी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सिर्फ T का फंक्शन है, और ये X Y Z पे डिपेंड नहीं कर रहे होते सारे। जब हम लोग यहाँ पे कोवेरिएंट से कंट्रा में जाते हैं, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होने की वजह से ये सारे हमारे पास डिवाइड में चले जाते हैं, और हमारे पास इसका कंट्रा वेरिएंट टेंसर ये आ जाता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोगों ने G00 हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। जब ये हमारे पास किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो हम लोग इससे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते क्रिस्टोफर सिंबल का, क्योंकि हम जिसके भी रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम G11 पे जाते हैं, तो वो हमारे पास है नेगेटिव A स्क्वायर T, और ये हमें पता है कि ये फंक्शन है किसका, T का, ये T पे डिपेंड कर रहा है। और T हमारे पास अगर हम उसकी वैल्यूज चेक करें तो T हमारे पास 0 होता है। हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो T X Y और Z बनता है। हम T को हमेशा 0 लेते हैं, और उसके बाद X Y Z को फर्दर हम 1 2 3 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 1 1 से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हमने वो सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। इसी तरह हमने G22 के लिए भी सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए, और G33 के लिए भी। और ये सारे हमारे पास बेसिकली क्रिस्टोफर सिंबल्स है जो पॉसिबल है, और इसमें हमें पता है कि सिमेट्रिक कौन से होते हैं और नॉन सिमेट्रिक कौन से होते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट किया हुआ है, और इधर हम लोगों ने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की इसकी। जब यहाँ पे हमारे पास जितने भी G-AB कॉन्ट्रा में या कोवेरिएंट में अगर AB की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी, A B के इक्वल नहीं होगा, तो वो सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे D की जगह लिखना, तो मैंने 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, लेकिन मैंने सिर्फ 0 0 लिखा है क्योंकि बाकी सारे 0 हो जाएंगे, इस वजह से, क्योंकि A B के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से ये सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स हमने फाइंड कर लेने हैं। मेन काम हमारा डिजिट आंसर है। ऑन कर। मेन टास्क आज का हमारा ये था कि हम लोगों ने रीमैन और रिचर्ड आंसर को रिवाइज करना था। जब हम लोगों ने रिचर्ड आंसर फाइंड आउट करना होता है ना, तो वो बेसिकली हम रीमैन आंसर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे आता है यहाँ पे हमारे पास ये जो CC है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे पास RA भी रह जाएगा, और ये हमारे पास रिचर्ड आंसर आएगा। यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो 0 से लेके हम 3 तक देंगे। रीमैन टेंसर का जो फॉर्मूला है वो हम ये देते हैं, और यहाँ पे ये जो E की वैल्यू है ये 0 से लेके 3 तक वेरी करती है, जिस तरह हमारे पास C की करती है। और ये हमने सारे कॉम्बिनेशन 0 से 1 तक के लिए, 0 से 3 तक के लिए लिखने होते हैं। नेक्स्ट हमने रिचर्ड आंसर जब फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास एक है R00, R11, R22 और R33, ये सारे नॉन जीरो है। जब R00 की बात हम लोग करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास ये बनता है, ये रीमैन टेंसर है, और इसमें हम लोगों ने C को जब वेरी करवाना है 0 से लेके 3 तक, तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी इसकी। C की जगह 0 एक दफा, और फिर 1 1। यहाँ पे हमारे पास A और B जो है वो 0 है, इस वजह से बाकी सारे हमारे पास यहाँ पे 0 0 ही रहेंगे, और बाकी C हम 1 2 3 लिखते जाएंगे।
नेक्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने इसमें फिर फाइंड करना है रीमैन टेंसर, और वो ये सारा जीरो वाला। रीमैन टेंसर के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे हर जगह जीरो पुट कर देना है, और अगर हम अपने क्रिस्टोफर सिंबल्स को देखें तो हमें पता है कि वहां पे 0 0 के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, इन सब के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ई की जगह यहाँ पे 0 रखें तब भी हमारा ये 0 हो जाएगा, अगर ई की जगह 1 2 3 रखें तब भी हमारे पास ये फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 2 0 वाला भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास। अगर हम इसको सोल्व भी करें तो फिर भी 0 ही आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 0 है, क्योंकि हमें पता है इस तरह का क्रिस्टोफर सिंबल है ही नहीं कोई हमारे पास। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने ये 1 के लिए फाइंड आउट करना है, C1 के लिए, और यहाँ पे C की जहां जहां पे वैल्यू है वो हम लोग 1 पुट कर देंगे और बाकी A और B 0 कर देंगे। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की हमारे पास आया 1 0 0 और 1, और अगर हम क्रिस्टोफर सिंबल्स में देखें FRW मैट्रिक के लिए तो ये हमारे पास फैक्टर 0 होता है, और ये वाला फैक्टर हमारे पास होता है A डॉट ओवर A। ये यहाँ पे आ रहा है, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे 1 0 1, और ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक होगा तो ये हम लोग 1 0 0 1 भी लिख सकते हैं। ये आया हमारे पास A डॉट ओवर A। यहाँ पे हमने, और इस कोमे का मतलब यहाँ पे होता है कि ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, 1 के रिस्पेक्ट है, और जब इसका ये तो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल ही नहीं है इसलिए ये तो 0 हो जाएगा, और जब A डॉट ओवर A का डेरिवेटिव लेना है वो हमने लेना 0 के रिस्पेक्ट, और 0 बेसिकली हमारे पास है t, और A तो हमें पता है कि फंक्शन है किसका, t का, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं t के रिस्पेक्ट, और इस पे लगेगा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल। हमने A का डेरिवेटिव A डॉट का डेरिवेटिव लिया वो डबल डॉट आ जाएगा, और A एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव A डॉट का स्क्वायर आ जाएगा जब हम नीचे वाले को ऊपर जाकर डेरिवेटिव लेंगे, और नीचे A स्क्वायर आ जाएगा। यही फैक्टर हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास 1 1 0 के लिए क्रिस्टोफर सिंबल, ये 1 1 0 के लिए भी हमारे पास ये A डॉट ओवर A है, और इसके लिए 1 0 1 के लिए भी हमारे पास सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है, तो जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रीमन टेंसर के लिए आंसर ये आ जाएगा। फर्दर हमने 2 के लिए भी यही करना है, C की जगह जहां जहां पे हमारे पास 1 था उसकी जगह हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल 2 0 0 के लिए भी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, इसलिए हम इसकी जगह भी सिंपल लिख देंगे 0, और 2 0 2 के लिए हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल सेम है जिस तरह हमारे पास इसके लिए था 1 0 1 के लिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन में जो G11 G22 और जो G33 था ना वो तीनों सेम थे, तो हमारे पास जो क्रिस्टोफर सिंबल्स है ना उसके वो इनके भी सबके सेम आया है। जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेम ऊपर वाली चीज आएगी, और यहाँ पे इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है तो हम लोगों के पास ये आ गया, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा। इसी तरह हमने 3 के लिए भी सोल्व कर लेना और हमारे पास वो भी सेम आ जाएगा क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल्स भी सेम है हमारे पास, और हमारे पास जो मैट्रिक है उसमें भी दोनों की वैल्यू सेम है, तीनों की सॉरी। अब जो रिजिड आंसर के लिए ना हमने जितने भी फाइंड किया रीमन टेंसर 0 से लेके 3 तक, अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक होता तो हम ये 2 तक लेते रीमन टेंसर का फॉर्मूला और रिजिड आंसर का फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3/3 का था तो हमने 3 तक लिया। इन सबको हमने ऐड कर देना है, R00 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और इन सब की बाकी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इन सबको हम लोगों ने ऐड कर लेना है तो हमारे पास -3 A डबल डॉट ओवर A आ जाएगा। सर 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 कैसा नहीं है, आगे हम R11 के लिए देखते हैं इसको। R11 के लिए हमारे पास ये क्रिस्टोफर सिंबल्स बताना एक दफा। क्रिस्टोफर सिंबल्स कौन से वाले? ये हमने किसके लिए फाइंड किया है? 4/4 का जो मैट्रिक था वो कौन सा था? वो ये मैंने पहले दिखाया था आपको, एक मिनट, ये था वो मैट्रिक।
ये स्पेस टाइम का मैट्रिक है? ये स्पेस टाइम का मैट्रिक है, लेकिन ये हमारे पास ना FWR स्पेस टाइम होती है उसका है। वो बेसिकली हमारा रिसर्च का टॉपिक है, तो इस वजह से है, इसलिए आप बस देख लो कि मैट्रिक है, स्पेस टाइम का ही है ऑफ कोर्स। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट हम रिचर्ड आंसर अगर 1 1 के लिए फाइंड आउट करें तो हमारे पास सेम वही आएगा, लेकिन ए बी के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आएगी अब वो 1 1 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिचर्ड आंसर है वो 1 1 है। और सी हम उसी तरह 0 1 2 3 पुट करेंगे और उन सबको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। 0 1 1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, और ये जो है यहाँ पे 0 0 1 के लिए, 0 0 1 के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, लेकिन 0 1 1 के लिए पड़ी हुई है, और वो वैल्यू हमारे पास 0 1 1 के लिए हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है a इंटू ए डॉट। हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ये हमारे पास फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और 0 1 1 और 1 1 0 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको हमने सोल्व किया तो ए डॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास ये बचेगा। और R 1 1 के लिए अगर हम लोग देखें, जहाँ पे भी यहाँ पे अगर 0 0 है, 2 2 है, 3 3 है, उन सब के लिए हमारे पास जो रिमेंट आंसर होता है ना वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी की भी वैल्यू जो है वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती कि दोनों क्रिस्टोफर सिंबल में हर चीज 1 हो, इसलिए ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह R2 1 2 1 के लिए हमारे पास जो आएगा वो R डॉट स्क्वायर आ जाएगा, और R3 1 3 के लिए भी हमारे पास आ जाएगा A डॉट स्क्वायर। और एंड पे हम इन सबको जो रिमेंट आंसर से हमारे पास वैल्यू आई होती है उनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास रिचड आंसर का एक कंपोनेंट आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास वो कंपोनेंट आएगा ये। अगर हम लोग आगे देखें उसको R22 के लिए, तो वो भी हमारे पास सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक था उसमें वैल्यू सेम थी हमारे पास। और R33 के लिए भी देखें तो वो भी हमारे पास सेम आएगा। आगे हम लोग रिचड स्केलर पे जाते हैं। यहाँ तक हमारे रिचड आंसर सारे पूरे हो गए। किसी को कोई मसला? अपने क्वेश्चन को बच्चे साथ साथ क्लियर करते रहना। अगर हफ्सा आंसर नहीं भी दे पाएगी तो उसके नंबर कम नहीं होने। मैं आपको आंसर कर दूंगा, लेकिन उससे क्वेश्चन आप नहीं पूछ लें, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके और आपको इससे डिवीजन का कुछ फायदा हो। नेक्स्ट मंडे वाले दिन मैंने आपसे ये सारी चीजें पूछनी है कि ये कैसे फाइंड की, फार्मूलाज कैसे ओपन हो रहे हैं, फिलॉसफी क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ओके सर, आप कंटिन्यू करो। ओके, नेक्स्ट हम फिर जाते हैं रिचड स्केलर पे। रिचड स्केलर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। G00 कॉन्ट्रावेरिएंट हमें ये पता है, G11 का भी पता है और G22 का भी, और ये सारे जो रिचड आंसर है ये हम लोगों ने फाइंड किया अभी ऊपर। G00 की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 1, G00 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, और R00 हमारे पास यही आया था -3 इंटू A डबल डॉट ओवर A। और इसी तरह हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है। G11 की वैल्यू कॉन्ट्रावेरिएंट में हमारे पास थी -1 ओवर A स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम t ना भी लिखे तो उससे कोई इशू नहीं होगा, हमें पता है कि वो a फंक्शन है t का। ये तीनों भी हमारे पास सेम आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेंसर था उसमें उनकी वैल्यूज भी सेम थी, और हमारे पास रिचड टेंसर भी उनका सेम आया था। तो हमारे पास स्केलर में भी जब हम लोग ये चीज फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम आएगी। स्केलर हमें पता है कि हमारे पास एक ही होता है, क्योंकि वो यूनिक सोल्यूशन होता है। अब इस सब को, इन सब सारी वैल्यूज को हम लोगों ने स्केलर के फॉर्मूले में पुट कर देना है, और जब उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा। और ये नेगेटिव नहीं हम लेंगे, हम इसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि स्केलर की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। रिचड स्केलर में किसी को कोई प्रॉब्लम? हफ्सा क्या रिचड स्केलर का जो फार्मूला है 3 3 तक, जी 3 3 सर। तक ये क्यों गया ये?
सर क्योंकि हमारे पास 4x4 का मैट्रिक था ना, तो हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, इस वजह से ये 3 तक था। अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक होता तो वो हमारे पास फिर 2 तक जाता, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक हो गया। ये 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं जी, वो अपनी मर्जी होती है हमारी। हाँ, अगर आप 1 से करो तो आपको 4 तक जाना पड़ेगा, 0 से कर रहे हो तो आपको 3 तक जाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है, गुड। जी बच्चे सर, ये जो रिवीजन है इसमें हमने सिर्फ ये रेमन और रिची टेंसर, रिची स्केलर इसकी रिवीजन करनी है या फिर इस टेंसर के लिहाज से करनी है? नहीं समझा नहीं बात आपकी। मैं क्या आप कह रहे हैं? मतलब ये जो आप रिवीजन करवा रहे हैं टॉपिक्स की, ये हमने इसी टेंसर के लिहाज से तो नहीं ना करनी, ये जो भी स्पेस टाइम टेंसर है। स्पेस टाइम जो आपको मैंने बताए हुए हैं आपने वो यूज करने हैं। इस स्पेस टाइम का बेनिफिट आपको भी पता चल जाएगा। हमने आगे आंसर जो फील्ड इक्वेशन बनानी है वो इस स्पेस टाइम के अकॉर्डिंग बनी हुई है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देगी। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन इसी स्पेस टाइम में बनती है, ठीक है। वो उस तक हमने पहुंचना है, लेकिन आपको इन सब की आनी चाहिए। 4x4 का सिर्फ ये एक यही है, FLRW मीट्रिक ही है जो आप सबको पता होना चाहिए। 4x4 की भी एक है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको भी करना है। बाकी आप जो प्रीवियसली आपको मैंने 3x3 2x2 के बताए हुए हैं उनके तो आपको फाइंड करने आने चाहिए। ये जो आपके कोर्स में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन लेंथ ही कह सकते हैं। जो लेंथ मीट्रिक है 4x4 का वो ये एक ही है, FLRW मीट्रिक कहते हैं इसे। तो सर ये नोट तो ना करेंगे, कर लें? नहीं, ये फाइल आपको हफ्ता शेयर कर देगी। ओके सर, थैंक यू। ओके, अफसर आप कंटिन्यू करें। ओके सर। नेक्स्ट इधर से हमने आइंस्टाइन टेंसर पे जाना है। बेसिकली जितनी चीजें हमने ऊपर फाइंड किया ये हमें चाहिए आइंस्टाइन टेंसर के लिए भी और इसकी फील्ड इक्वेशंस के लिए भी। आइंस्टाइन टेंसर ना बेसिकली यहाँ पे रिची स्केलर, रिची टेंसर और यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक की वैल्यू है कोवेरिएंट में, इसका कॉम्बिनेशन होता है। आइंस्टाइन टेंसर का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जब यहाँ पे रिची टेंसर फाइंड आउट किया ना, तो रिची टेंसर में हमारे पास यूज हुए हैं हमारे क्रिस्टोफल सिंबल्स, और क्रिस्टोफल सिंबल्स बेसिकली शो करते हैं किसी भी चीज की ज्योमेट्री को। तो आइंस्टाइन टेंसर ने एक ज्योमेट्रिकली और यहाँ पे जी ए बी की न्यूमेरिकल वैल्यू मैट्रिक से हम लोग लेते हैं। तो आइंस्टाइन टेंसर जो है वो ज्योमेट्रिकली और न्यूमेरिकली बताता है हमें कि कोई भी मैट्रिक जो है या स्पेस टाइम है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे इसके नॉन जीरो कंपोनेंट्स हमारे पास है G00, G11, G22 और G33। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे सिंपल हमने ए बी की जगह 00 रखा तो हमारे पास ये G00 आ जाएगा। R00 हमारे पास रिची टेंसर था 0 में, और इसी तरह G00 हमारे पास 1 था जो कि मैट्रिक में इंफॉर्मेशन गिवन थी। यहाँ से हम लोग R की जो है वैल्यू पुट की जो कि रिची स्केलर है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास G00 ये आ गया। इसी तरह फर्दर हमने G11 सॉल्व करना है, फॉर्मूले में ए बी की जगह 11 पुट करना है और रिची टेंसर और वो रिची स्केलर की वैल्यूज पुट कर देनी है इसमें। और सेकंड जो आइंस्टाइन टेंसर होगा वो हमारे पास इस तरह का आएगा, और थर्ड और फोर्थ हमारे पास सेम आएगा क्योंकि हमारा मैट्रिक सेम है। ये बेसिकली सारी होगी आइंस्टाइन टेंसर। आइंस्टाइन टेंसर को हमने यूज करना है आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन में। फील्ड इक्वेशन बेसिकली सर यहाँ पे ना कैपा मिसा वो मुझसे लेटेक्स पे ना लिखा नहीं जा रहा था, तो मैं इधर से शेयर कर दूं नोट्स में से। ठीक है बच्चे, कोई आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है GAB = कैपा। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी होती है एक फिक्स, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। और ये TAB हमारे पास शो कर रहा है फील्ड इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर होता है जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला मटेरियल या फ्लूइड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने G00 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है उसको पुट कर देना है ऊपर से आइंस्टाइन टेंसर से, उसकी वैल्यू पुट कर दी और बाकी एज इट इज लिखा रहने दिया। और इसी तरह जब हम इस इक्वेशन में 00 की जगह 11 पुट करेंगे इक्वेशन ए में, तो हमारे पास
इसके लिए वैल्यू आ जाएगी T11 के लिए, और T22 और T33 के लिए हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे मैट्रिक में जो G11, G22 और G33 है वो सेम है। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी फील्ड इक्वेशंस भी आ गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कंपोनेंट है T00 और T11 ये डिपेंड करते हैं उस कंपोनेंट पे जो कि मैटर या फ्लूइड हम यूज कर रहे होते हैं स्पेस टाइम में, और यहाँ पे T11 को हम लोग कहते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर। सर ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास अब बेसिकली हुआ क्या कि जो एक मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, देन आपको मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ। रिलेटिविटी, ओके। अब ये देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि रीमन टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो था उसके थ्रू मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया, ताकि अगर आप बेसिक की प्रैक्टिस करोगे फिर चाहे वो 2x2 का मीट्रिक है या 4x4 का मीट्रिक, आप उसको इजीली वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज थी वही बात की स्टोरी शुरू होती है सारी की सारी क्रिस्टोफर सिंबल से। अब क्रिस्टोफर सिंबल की फिलॉसफी अगर समझ लग जाओगी और आपको नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट करने आगे, तो उसकी बेस पे इन फार्मूला को जब ड्राइव करोगे तो इन फार्मूला के में सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं और आपके पास जीरो और नॉन जीरो वैल्यूज आपके पास बाय डिफॉल्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि ये इनको एक्सपेंड कैसे करना है। अभी हफ्सा ने भी दोबारा एक्सप्लेन किया कि जीरो और नॉन जीरो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं रीमन टेंसर्स। तो इन सब चीज़ों को करने का जो पर्पस था, रीमन टेंसर, रिची टेंसर्स वगैरह हमने फाइंड आउट किए। एट द एंड हमने रिची स्केलर फाइंड आउट किया जो कि जनरल फॉर्म ये थी RABGAB, ठीक है। तो इसको आपने अगर AB की वैल्यूज वेरी करती हैं एंड इट्स डिपेंड ऑन योर लाइक से लाइन एलिमेंट, कि लाइन एलिमेंट कौन सा आपके पास या मीट्रिक टेंसर कौन सा उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने 2x2 लिया था, तो ये देखिए मैंने G11 और फिर 1 2 2 1 और 2 2 लिखा था। तो हफ्सा ने जो आपको PDF दिखाई है उसमें जस्ट डायगोनल एलिमेंट से R11 G11 R22 G22 लिखा था, ये वाले नहीं लिखे हुए थे क्योंकि ये जीरो हो जाने थे। क्योंकि आपके कोर्स में जितने भी हमने 9 एलिमेंट्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे हैं डायगोनल है। तो डायगोनल होने की वजह से फिर जो नॉन डायगोनल हमारे पास एंट्रीज आएंगी वो उसमें ये जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर है GAB, स्मॉल GAB जो मीट्रिक टेंसर है ये हमें जीरो वैल्यू देता है। इसलिए फिर जो हफ्सा ने R00 R11 R22 इस तरह के जो 4 टर्म लिखी थी वो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज थी। अब इसमें इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। कि अगर आप लेट से डमी इंडेक्स या फ्री इंडेक्स को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर 3x3 का या 4x4 का मैट्रिक्स है तो 0 1 2 3 होगा। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करें तो डेट वुड बी 1 2 3 4। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप कोई एक अप्रोच यूज करें। और मैंने अभी तक जो आप लोगों को करवाई है उसमें मैंने 1 से स्टार्ट करवाया था। तो आप 1 से स्टार्ट करके इसी अप्रोच को इनको 1 से स्टार्ट करके तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x4 का तो 1 से लेके 4 तक आपके पास रिची स्केलर हम फाइंड आउट कर पाएंगे। रिची टेंसर आ गया, रिची स्केलर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी आपको मैंने एक एग्जांपल करवाई थी जस्ट डाइवर्जेंस के लिए, ठीक है। और डाइवर्जेंस भी किसकी थी कि हमारे पास बेसिकली कंट्रा वेरिएंट वेक्टर गिवन था, तो उसके ऊपर आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव को एक्सप्लेन किया था। तो मुझे ये बताओ क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस एग्जांपल को रिवाइज करके बता सकता हो कि इसमें हमने डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किए। एनीवन एग्जांपल आपके सामने लिखी है, इसको रिवाइज करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना कौन करेगा। कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम तो आपने प्रैक्टिस की है इसकी? यस सर की थी मैंने प्रैक्टिस। ओके एक सेकंड, हमजा के अलावा किसी और को भी देख लेते हैं, पहले किसी और से पूछते हैं। लेट्स से
हमारी क्लास में कौन कौन है? हाँ ज़हीम, ज़हीम आप सुन रहे हो? यस सर। ये प्रैक्टिस की है इसकी कोवेरिएंट डेरिवेटिव की, जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आपको? नो सर, नहीं की थी। मेरा प्रोजेक्ट का सर वो काम था, वो मैंने किया सर, टाइम नहीं मिला। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगी, फिर कैसे करोगे? फिर तो समझ में नहीं आएगी। सर इंशाल्लाह फ्राइडे को। रीमान ट्रांसफर जब फील इक्वेशन आ गई तो उसके बाद बाकी सारी चीजें अब दोबारा से रिपीट नहीं हो पाएंगी। जब रिपीट नहीं होगी तो इट मीन टू से कि फिर वो चीजें सारी स्किप होगी गई, फिर आप उसे समझ नहीं पाओगे। ये यस सारी बातें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गया काम। श्योर सर। ओके चलें, ओके चलें, हमजा के अलावा किसी और से पूछते हैं। लेट्स से किसने की है, ताकि मुझे पता चले। आज तो मैं मार्क्स डिडक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मंडे वाले दिन मैंने सबसे पूछने चीजें बारी बारी, और अगर आपने अगर ना दे पाए तो फिर क्लास पार्टिसिपेशन में 0 लग जाए। ओके और कौन है दी हमारी क्लास में? निम्रा गुल 7034 कौन है? निम्रा आप सुन रहे हो बच्चे? निम्रा गुल नहीं ना सुन रहे, इसी वजह से इन लोगों को समझ आती कोई नहीं, और क्विज में इसलिए इनके बुरे हालात हैं। वही मंडे से मैंने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने, जितनी बेसिक्स थी वो हम लोग कर चुके हैं। मंडे से डेली बेसिस पे मैं मार्क्स आपके काउंट किया करूँगा क्लास पार्टिसिपेशन के। ओके उसके बाद है जी तहरीम अरशद कौन है जी? 7017। इनके मैं नाम लिखूँ ऐसे। तहरीम थी एक। इससे पहले मैंने हमदा किसका नेम लिया था? सर निम्रा गुल का नाम लिया आपने। ज़हीम भी था, ज़हीम ने भी नहीं किया। ओके ताकि मुझे पता तो चला ना कौन क्या काम कर रहा है। क्लास पार्टिसिपेशन में नंबर ऐसे थोड़ी देने। ओके उम्मे हबीबा। यस सर। बेटे ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव की एग्जांपल आती है जो लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी, ये वाली? यस सर, प्रैक्टिस नहीं की लेकिन मैंने इसको पढ़ा था, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है अभी। कंफ्यूजन किस जगह पे, किस चीज में कंफ्यूजन आई थी? सर कि ये अपर और लोअर कैसे चेंज करते हैं। ओके ओके कंट्रा अगर हो, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए तो पॉजिटिव साइन के साथ एक्सपेंशन होती है या नेगेटिव साइन के साथ? सर को के साथ कंट्रा आता है, और सॉरी को के साथ माइनस और कंट्रा के साथ प्लस। ओके कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का कंट्रा वेरिएंट डेरिवेटिव लिया जा सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? बताओ सर लिया जा सकता है। कैसे? उसका कोई फार्मूला डिफरेंट होगा या ये फार्मूला होगा? अगर लेट्स से चलो मैं ये लिख देता हूँ, डेल्टा यू वी अल्फा, इसका क्या फार्मूला बना सकते हो? अगर ये ऊपर लिखा हो हमारे पास, ये तो कंट्रा वेक्टर आ गया, तो ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी मैंने कंट्रा में लिखा। क्या ये पॉसिबल है? अगर क्या हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, ये बताओ।
नहीं पता? ओके कोई बात नहीं, एक आंसर आपने ठीक दिया है इसलिए आपकी जरा बचत हो जाएगी। ओके नेक्स्ट है हमारे पास अफसा, आप बताओ क्या ये पॉसिबल है जो मैंने पूछा है अभी इनसे? अफसा क्लास में है कि नहीं है अभी? मैंने चेक नहीं किया, एक सेकंड। अफसा अफसा इस वक्त आई थिंक ऑनलाइन है। कहाँ पे अभी शो तो हुआ था ये। अफसा आपको आवाज आ रही है? हफ्ता का शायद बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन हो रही है हफ्ता का, मे बी इंटरनेट का इशू। ओके सर नहीं मैं ऑनलाइन हूँ। ओके हफ्ता ये बताओ ये पॉसिबल है कंट्रावेरिएंट वेक्टर का कंट्रावेरिएंट आपका डेरिवेटिव? इज इट पॉसिबल? ये आपने एक्सपेंड किया हुआ, मैंने बताया क्लास में कि नहीं? सर नहीं यस पॉसिबल क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। नहीं है? को में हो तो फिर पॉसिबल होता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। ठीक हो गया, ठीक है। ओके ठीक है ये कि जो डेरिवेटिव है बच्चे याद रखना, डेरिवेटिव हमेशा को होता है। जब भी डेरिवेटिव अप्लाई करोगे वो हमेशा को होगा, डेरिवेटिव कंट्रा में होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रा में हमने डेरिवेटिव पढ़े नहीं, डेरिवेटिव को बाय नेम ही लिखा हुआ कोवेरिएंट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमेशा को होगा, कंट्रावेरिएंट में डेरिवेटिव नहीं होता। वेक्टर जो है वो कंट्रा या को में हो सकता है, लेकिन जो डेरिवेटिव आप जो डेल्टा अप्लाई कर रहे होते हैं वो मस्ट है, तो उसकी डेफिनेशन ओपन करने से पहले उसको को में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, जब सर भी कंट्रा में डेरिवेटिव अप्लाई होगा, क्या कंट्रा का बच्चे कोई रिलेशन ही नहीं है, वो उसको डिफाइन ही नहीं किया गया। कंट्रा जो है ना, कंट्रा डेरिवेटिव हमारे जीआर में डिफाइन ही नहीं है, सिर्फ को वेरिएबल है। अगर लेट से ऐसे आ भी जाए ना, अगर लेट से डेल्टा यू आ भी जाए, ठीक है, तो हमें इसके इंडिसेस को बैलेंस करके तो जी लेट से अल्फा, तो इसको कंट्रा में लिखना पड़ेगा जी अल्फा म्यू डेल्टा अल्फा। तो हमें फिर भी डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए अगर कंट्रा में लिखा भी हो तो हम उसके इंडिसेस को बैलेंस करके तो उसके अपर इंडिसेस को लोअर इंडिसेस में ले आते हैं, एंड देन हम फिर अगेन अगर लेट्स से डेल्टा यू इनटू वी लिखा होता, वी जो भी हो आगे लेट्स से डेल्टा यू इनटू लेट्स से ए इंडिसेस में बी लिख देते हैं, तो इसके ऊपर फिर आप ए के ऊपर ये अप्लाई इस तरह को आप एक्सपेंड कर देते, तो डेरिवेटिव हमेशा को हुआ करेगा, इस चीज का ख्याल रखना। यानी कंट्रा को भी चेंज करेंगे? यस अगर कंट्रा में होगा भी तो उसको एक्सपैंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए पहले आपको उसमें को में करना पड़ता है, फिर आप उसको ओपन कर पाते हैं। ठीक है, ओके सर। फार्मूला जो हमने सीखा है वो को के हिसाब से ही सीखा है। ओके ठीक है, ओके चलिए हमजा आप इसको एक्सप्लेन कर दो जरा इस एग्जांपल को। ओके सर मैं कर देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है कोवेरिएंट डेरिवेटिव की। इसमें सर ने हमें बताया हुआ है कि हम इसको अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये भी हो सकती है कि हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है किसी टेंसर का। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमने जो टेंसर दिया हुआ है हमें वी यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे फॉर्मूला। सर मेरी वॉइस ठीक है या श्रिंक कर रही है? भाई सही, थोड़ा गड़बड़ है बीच में।
इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि डेल्टा यू वी यू, इसको सर ने कहा था एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि इसको सेमी कोलन यू लगा के तो लिखें तो भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम होते हैं। इसको खोलने का तरीका ये है, जितने हमारे पास टेंसर है हमने उतने क्रिस्टोफर लिखने हैं, साथ वो वाला टेंसर लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वी यू है, तो इसमें हमारे पास जितने इंडिसेस होंगे सॉरी उतने हम इसकी क्रिस्टोफर लिखेंगे, और हम उसको प्लस और माइनस का साइन इस लिहाज से लगाएंगे, अगर वो कंट्रा में है तो हम उसमें प्लस लगाएंगे, और अगर को में है इंडिसेस तो हम उसके साथ माइनस लगाएंगे। सबसे पहले चीज़ इक्वल की बात तो हमने उसको एज इट इज लिख लेना कोमे के साथ। कोमे का मतलब होता है यानी कि इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वी यू कोमा यू प्लस, अब यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले क्रिस्टोफर लिखना है और जिसके लिहाज से डेरिवेटिव है उसको लिख लेना है सबस्क्रिप्ट में, और आगे इसका टेंसर है v। अब ये अल्फा हमने क्यों लिखा है, ये हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इंडिसेस को बैलेंस रखना होता है, और ऊपर भी हमने यू कर दिया बैलेंस करने के लिए क्रिस्टोफल को। अब हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट्स 2x2 का मैट्रिक है, तो हम इसके जो इंडिसेस हैं वो 1 2 दो दफ़ा खोलेंगे। पहले फिक्स्ड वाले को खोलेंगे, तो हमने एक साथ ही दोनों को खोल दिया, v1, 1 प्लस v2, 2 प्लस, अब दो ही क्रिस्टोफल होंगे इसके, तो फिक्स वाले में क्रिस्टोफल 1 1 साथ अल्फा, यानी कि अभी हमने वो जो डमी इंडिसेस है अल्फा उसको एज इट इज रखा है, उसको हम बाद में खोलेंगे, उसको भी 1 2 ही खोलेंगे। तो v1 1 v2 प्लस प्लस क्रिस्टोफल में अब हमने अल्फा की वैल्यू खोली 1 और 1। स्टार्ट में सर ने बता दिया था कि हमने जो इसके वो पहले मैट्रिक दिए भी लिख के तो हम इसके क्रिस्टोफर नॉन जीरो निकाल लेंगे जो कि यहाँ पे यूज़ होने। तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक लिखेंगे 1 0 0 आर स्क्वायर, और फिर हम उसके नॉन जीरो निकाल लेंगे। इसमें नॉन जीरो निकालने का ट्रिक ये है कि हम जो हमारे मैट्रिक के एलिमेंट उनको देख लेंगे, G11 G22 और G12 और 21, उनको देख लेंगे कि कौन से नॉन जीरो है। G11 में 1 है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो G11 और G12 और 21 ये तो हमारे पास 0 हो जाएंगे इसके क्रिस्टोफल्स। तो जो हमारे पास बचा है G22, उसका हम डेरिवेटिव देख लेते हैं किसके लिहाज से आ सकता है। इसमें हमारे पास 1 r को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके हमने ये कॉम्बिनेशन निकालनी है। ये तीन क्रिस्टोफल जो इसके नॉन जीरो हैं 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। आखिरी वाले दो जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है कि माइनस आर आ रही है, एक की 1 ओवर आ रही है। सर ने डायरेक्ट लिखवा दिया था, इसका भी फॉर्मूला है, खोल के वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। फॉर्मूले पे वापस आते हैं जब हमने इसकी वैल्यूज लगा दी हैं। यू की वैल्यू जब हमने 1 और 2 लगा दी, उसके बाद जब हम डमी की लगाएंगे तो पहले 1 जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर 1 1 1 v1 प्लस 1 2 1 v2। फिर जब 2 लगाएंगे, जब डमी को हम 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 v1 प्लस 2 2 2 v2। इसमें पास हमारे पास जब जो क्रिस्टोफर है 1 1 वाला, तो हम अपने क्रिस्टोफर में देख सकते हैं कि ये 0 है, तो हमने इसको 0 कर दिया, और जहाँ भी 1 1 आएगा क्रिस्टोफर में वो वाला 0 होगा हमारे पास। तो 1 1 1 v1 ये वाला 0 हो गया, 1 2 1 v2 ये वाला भी 0 हो गया, और हमारे पास जो 2 2 2 ये भी 0 है, क्योंकि हमारे पास ये इसकी भी वैल्यू जीरोस में आ रही है। अब v1 का डेरिवेटिव लेना है 1 के रिस्पेक्ट। अब v1 और v2 या u1 या u2, आई थिंक ये u है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है vu का वेक्टर दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। इसमें जो r cos थीटा है ये हमारे पास u1 है, और r sin थीटा हमारे पास v2 है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 के रिस्पेक्ट से, 1 हमारे पास r है, तो पार्शियल x cos थीटा r cos थीटा सॉरी
पार्शियल आर कोस थीटा और पार्शियल आर प्लस पार्शियल आर साइन थीटा ओवर पार्शियल थीटा है। यहाँ पे हमने 2 के रिस्पेक्ट से लेना था। ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी u11 की और u22 की। उसके बाद अगले 2 क्रिस्टोफल हमारे पास 0 हैं और 212 की वैल्यू हमने लगा दी 1/r जो हमने पहले निकाली हुई है, और आगे v1 की वैल्यू लगा दी r कोस थीटा। डेरिवेटिव लेंगे कोस थीटा का, आर कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू आर। कोस थीटा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट की वजह से, आर का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू होगी कोस थीटा प्लस आगे डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से तो वो साइन थीटा का आएगा। इसका डेरिवेटिव लिया आर कोस थीटा और उसके बाद हमने 1/r आर कोस थीटा, इसमें आर हमारे पास कैंसिल हो गया, कोस थीटा बच गया। कोस थीटा 2 कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया कि डेरिवेटिव वी यू का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यू जो हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया है ये कोस थीटा इंटू 2 प्लस आर है। ओके सर। ओके बच्चे, ओके, ये सारी स्टोरी होगी हमारी इसके बारे में कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव में। अब इसी कोवेरिएंट डेरिवेटिव को यूज करके एक मैं आपको जनरल प्रूफ करवाता हूँ, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं ताकि कोवेरिएंट डेरिवेटिव की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रूफ है बेसिकली, दैट इज जनरल प्रूफ दैट। सर जो ऑप्शन है रिवीजन करवाइए, उसमें एक आइंस्टाइन टेंसर भी आया था, वो क्या था? हाँ, वो बेसिकली जो अभी वो था, बेसिकली उन्होंने मेन जो चीज लिखी थी GAB इज इक्वल टू कैपा TAB, ठीक है। अब इसको पहले चीजें समझ लें कि कैपा जो है बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 8 पाई G ओवर 8 पाई G ओवर C टू द पावर 4, यानी कि C यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ लाइट है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो 6.6 10 to the power -11 वर्ष ये आपके 9th की बुक में लिखी हुई है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये बेसिकली जो कैपा है, जो स्पेस टाइम है हमारी, उस स्पेस टाइम की जो ज्योमेट्री होती है, यानी कि उसका कर्वेचर क्या है, जीरो है, नॉन जीरो है, फ्लैट है, पॉजिटिव है, उसको कर्वेचर को ये चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। ओके कैपा सर। इज लाइक कांस्टेंट ओवर हियर। GAB और TAB, GAB का फार्मूला भी आपको बताया था हफ्सा ने। अब GAB के फार्मूले में आपके पास रीमान टेंसर और रिची टेंसर और रिची स्केलर्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है। RAB -1/2 RGAB करके था, कुछ इस तरह करके था, ठीक है। तो अब ये देखो, तो R है और फिर RAB, यानी कि सारे के सारे रीमान और रिची टेंसर और रिची स्केलर्स हैं जो कि हमारे पास यूनिवर्स की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इन जनरल है आइंस्टाइन फील्ड में। ये जो आइंस्टाइन टेंसर है, ये जो हमारी स्पेस टाइम है उसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो फ्लैट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी उसकी ज्योमेट्री को ये GAB रिप्रेजेंट करता है। कैपा तो एक कांस्टेंट का रोल प्ले करता है ना यहाँ पे, लेकिन बेसिकली GAB जो होता है वो आपका कर्वेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो TAB है, क्योंकि स्पेस टाइम है तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। ये स्पेस टाइम है तो लेट्स से एक उसमें क्या होगी, रबर शीट होगी, और उस रबर शीट का कोई ना कोई कर्वेचर भी हो सकता है। लेट्स से अगर मैं कर्वेचर को कैसे अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, लेट्स से कुछ इस तरह करके अगर आप देखना चाहें तो इसमें थोड़ा सा कर्व शेप हम कंसीडर कर लेते हैं। कोई ना कोई कर्वेचर हो सकता है, नेगेटिव कर्वेचर हो सकता है, पॉजिटिव कर्वेचर हो सकता है। तो ये स्पेस टाइम की ये बातें सारी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और दूसरा बताया था आपको कि इसमें मैटर क्या होगा, कि मैटर है जिस जगह पे जितना ज़्यादा मैस होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या होगी स्पेस टाइम में, हमारी फैब्रिक में स्पेस टाइम की बेंडिंग होगी, और बेंडिंग की वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि बेसिकली हमारी जो ओवरऑल यूनिवर्स की जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री और मैटर के कॉम्बिनेशन है। तो आइंस्टाइन के फील्ड के में बेसिकली इन दोनों को ही कंबाइन किया गया था। GAB इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री, और TAB जो है हमारे पास उसका वो मैटर होता है, मैटर या फ्लूइड आप कह लें व्हाटसोएवर।
इसका जो टेंसर की फॉर्म में नाम है उसको हम कहते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम टेंसर, इसके नेम से आपको पता चला होगा एनर्जी है मोमेंटम है, तो उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं आप, एनर्जी है तो कोई ना प्रेशर होगा, कोई ना कोई डेंसिटी होगी, तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन है, जिनके ओवरऑल इन जनरल जो मैटर है हमारे यूनिवर्स में, जिनके जो उसको फ्लूइड भी कह सकते हैं, वो किस किस्म का फ्लूइड है, वो किस तरह का मैटर है, वो हम एनर्जी मोमेंटम टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे TAB की फॉर्म में होता है। तो इन जनरल इस फील्ड इक्वेशन ने क्या किया कि ज्योमेट्री को रिलेट करवा दिया अपने मैटर के साथ, इनके मैटर और ज्योमेट्री का ये रिलेशन डिफाइन कर रही होती है कि ये एक दूसरे को किस तरह से ये इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया, और आगे इसको आगे हमने फर्दर आप GAB है तो इट मीन टू से 0 0 के लिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 1 के एक्सपेंड करेंगे, 2 2 के लिए और 3 3, तो G 0 0 करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू कैपा T 0 0। अब जो T की जो वैल्यू है, जो TAB है, ये एक जनरली एक और वैल्यू इक्वल होता है, जो कि हमारे पास इसका एक पूरा एक रिलेशन है इसका, वो आपको मैं बता दूंगा, वो उसके फॉर्म में लिखा होगा, तो उस रिलेशन में फिर T 0 0 पुट करके तो उसकी वैल्यू भी फाइंड की जाती है, और जो T की वैल्यू है 0 0 के लिए वो इसमें पुट होती है, और G 0 0 की वैल्यू इधर से जो आपको मिलेगी RAB और 1/2 R GAB में 0 0 पुट करने से जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें पुट होगी, और फिर आपके पास वो उनकी जनरल टेंसर फॉर्म से उनकी जो हमारे पास एग्जैक्ट जो एनालिटिकल फॉर्म है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो टेंसर की एक्सपेंशन आ गई। तो मेन जो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है G का और T का, मैटर T फॉर्म T टेंसर मैटर है, और G जो है आइंस्टाइन टेंसर है, जो कि हमारे यूनिवर्स की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इनके फार्मूला इन दोनों के आपको सर फाइल भेज देगी, उसमें आपको मिल जाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 0 0 1 1 इनके जो भी इट डिपेंड्स ऑन योर लाइन एलिमेंट, मानो कि वो 2/2 का है, 3/3 का है, 4/4, उसके अकॉर्डिंग फिर हम A B हम सम टाइम आपको बुक्स में G म्यू न्यू इज इक्वल टू कैपा T म्यू न्यू की फॉर्म के में मिलता है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिसेस कौन से लिखे, AB की फॉर्म में लिखे हैं या म्यू न्यू की फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन वो सेम है, बेसिकली ऑर्डर 2 का बेसिकली टेंसर है। आइंस्टाइन जो टेंसर है वो भी ऑर्डर 2 का, और एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी ऑर्डर 2 का ही मिलेगा, ये बेसिकली हमारा आइंस्टाइन टेंसर है, और ये TAB को हम कहते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर, और दोनों ही ऑर्डर 2 के, क्योंकि वैसे भी आपको मैंने बताया था कि टेंसर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इंडिसेस का बैलेंस होना जरूरी है, तो इसमें इंडिसेस भी अगर लेफ्ट पे 2 ऑर्डर का है तो राइट साइड पे भी अल्टीमेटली 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ओके सर। समझ आ गई बात की यहाँ पर? यस सर। तो ये उसने हफ्ता ने चीजें एक्सप्लेन की हैं। इस इक्वेशन से पहले पहले जितना भी है सारी चीजें वो आप लोग फाइंड कर चुके हैं, रीमन टेंसर, रिची स्केलर, वो फिर उसके सिंबल फाइंड करेंगे तो फिर रीमन टेंसर आएगा, रीमन टेंसर फाइंड करेंगे तो रिची टेंसर आएगा, रिची टेंसर फाइंड करेंगे तो रिची स्केलर आएगा। जब वो सारी वैल्यू आ जाएंगे तो उन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आइंस्टाइन टेंसर आ जाएगा, और इसी तरह फिर TAB को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे, उन दोनों से आपके पास आइंस्टाइन की इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अब जो मैं एक प्रूफ करवाने लगा था कि वो क्या है हमारे पास, कि लाइक इसको इरेज कर लेते हैं, प्रूव दैट कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ metric tensor is equal to 0। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीट्रिक टेंसर क्या होता है। मीट्रिक टेंसर क्या है अभी बताओ जरा, कौन से वाला मीट्रिक टेंसर होता है हमारे पास, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है? सर M है शायद। नहीं, एम वाला भी हमने पढ़ा ही नहीं है। मीट्रिक टेंसर सर हमने फिर G वाला पढ़ा है। जी वाला कौन सा?
स्मॉल जी का कैपिटल जी? स्मॉल जी, GAB स्मॉल। बिल्कुल गुड। जी ए बी स्मॉल का डेरिवेटिव बेसिकली हमने प्रूव करना है, जो एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं कि हमने बेसिकली कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है लेट्स से सी के रिस्पेक्ट से ले लेते हैं किसका, मीट्रिक टेंस का। हमें ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी कि हमने बेसिकली जी ए बी सेमीकोलन सी इस रिलेशन को जनरली हमने प्रूव करना है कि अगर आपको कभी भी मीट्रिक टेंस का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहा जाए तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब प्रूव करने के लिए बेसिकली क्या बात है कि इसमें आपको अब अपना कोवेरिएंट डेरिवेटिव की डेफिनेशन ओपन करनी आनी चाहिए, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव के अंदर भी कुछ सिंबल यूज होंगे तो उनकी भी डेफिनेशन आपको ओपन करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो अगर हम करते हैं जी ए बी सेमीकोलन सी तो डेट वुड बी, अब ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है तो कोवेरिएंट का फार्मूला ओपन करो, जी ए बी कोमा सी। अब ये दोनों ही को में, को यानी कि मीट्रिक टेंसर है तो को में है, तो माइनस साइन क्रिस्टोफर सिंबल जी, माइनस साइन क्रिस्टोफर सिंबल जी। सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो क्रिस्टोफर सिंबल में सी आ गया, क्रिस्टोफर सिंबल में सी आ गया। फिर इधर पहले वाले में ए बी था तो ए को शिफ्ट करवा दो यहाँ पे तो ए यहाँ पे आ गया, इधर भी ए बी था तो अब बी को शिफ्ट कराओ यहाँ से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो जब ये यहाँ से ए शिफ्ट हुआ तो हमारे पास फिर जी उसकी जगह कोई नया इंट्रोड्यूस करवाने से अल्फा। डी जब अल्फा करवा लेते हैं, बाकी डी कर लेते हैं ए बी सी डी की फॉर्म में, या म्यू कर लें, वो डिफरेंट है थोड़ा, उसको लिखने में आसानी होगी, जी म्यू। और यहाँ से क्या गया हमारे पास है, यहाँ ए शिफ्ट हुआ था तो बी रह गया, तो म्यू नया इंट्रोड्यूस हुआ तो म्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या शिफ्ट हुआ जी, बी शिफ्ट हुआ तो बी की जगह पे म्यू एंड देयर वुड बी म्यू ओवर हियर। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस सर। यहाँ अगर आप डी भी लिखना चाहें तो आप डी भी लिख लें, डी की फॉर्म में चलो बंदा लिख लेता अगर, तो फिर डमी, क्योंकि डमी इंडेक्स कोई भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जिससे आप कंफर्टेबल हैं उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जी ए बी सेमीकोलन सी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दो क्रिस्टोफर सिंबल्स आ गए, डी ए सी एंड डी बी सी। तो इनको पहले आपको अब ओपन करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो ओके, सो पहले लिखते हैं हम डी सर ये ए सी। मीट्रिक का होगा, क्या कह रहे हैं? मीट्रिक ये GAB 2/2 का होगा। ये कोई भी हो, चाहे 10/10 का क्यों ना हो, हम जनरल प्रूव कर रहे हैं ना, हम जनरल यस। प्रूव कर रहे हैं। अगर जनरल प्रूव कर रहे हैं तो हमने इसको एक्सपेंड थोड़ी करना है, हमने जनरली प्रूव कर देना कि जब भी मीट्रिक टेंसर आएगा उसका अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हो तो बैक एंड पे मीट्रिक कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आता है, कोवेरिएंट। ठीक ओके है, सर। तो 1/2 जी डी म्यू। अब क्रिस्टोफर सिंबल का फार्मूला ओपन कर रहे हैं तो जी ए म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा ए माइनस जी ए सी कोमा म्यू। अब ये मैंने चीज़ एक्सप्लेन की हुई है पहले। अब इसके बाद सिमिलरली हम लोग अब इसका भी एक्सपेंड करेंगे तो डी बी सी, क्योंकि दूसरे वाले किसी सिंबल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो पहले उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 1/2 जी डी म्यू, ठीक है जी, तो जी बी म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा बी माइनस जी बी सी कोमा म्यू। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज अब आप इसके अंदर पुट कर दें इसकी जगह पे, ये जो आपके पास सिंबल से यहाँ पे आपने इनको पुट कर देना। यानी कि लेट्स से अगर इसको इक्वेशन स्टैटिक कह दूं तो पुट these values in
इक्वेशन स्टेरिक। इन फार्मूला को तो पता है ना आप सबको, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ क्रिस्टोफर सिंबल, तो बार बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि क्रिस्टोफर सिंबल्स का फार्मूला एक्सपेंड कैसे होगा। यस सर। अब हम सिंपली उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन स्टैटिक के अंदर। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, पहले तो वही है जी ए बी कोमा सी, वो तो एज इट इज आ गया, माइनस डी ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू 1/2 जी डी म्यू एंड जी ए म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा ए माइनस जी ए सी कोमा म्यू, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बाहर जी डी बी। ये देखें इसकी जगह पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। और आगे फिर क्या आ रहेगा जी, अगेन नेगेटिव साइन, ठीक है, एंड 1/2 और जी डी म्यू इनटू ये, अब ये वैल्यू पुट होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू सारी अब हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो जी 1/2 जी डी म्यू जी बी म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा बी एंड माइनस साइन के साथ आ रहेगा तो जी बी सी कोमा म्यू ब्रैकेट क्लोज, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था जी ए डी, ये आपने साथ उसके मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास आपस में अब कैंसिल आउट होंगी। अब ये देखो पहले जी ए बी कोमा सी माइनस 1/2 जी, हाँ अब ये देखो पहले इस चीज को समझ लो, इस टर्म को मैं समझा देता हूँ आपको कि ये क्या आया जी डी म्यू और ये क्या आ गया जी डी बी, जी डी म्यू और जी डी बी, ये दोनों क्या हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना? यस सर। ओके जी, सॉरी ये ए भी नहीं है, इधर डी बी है, ठीक है, जी म्यू डी बी। तो इसमें अब ये देखो तो डी डी दोनों क्या है डमी इंडेक्स है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसको ये रिलेशन इक्वल बन जाएगा डेल्टा, आगे म्यू डी डी कैंसिल हो गया तो म्यू रह गया और दैट वुड बी इक्वल टू बी रह गया। अगर जनरल फॉर्म ना होती, अगर जनरल फॉर्म ना होती, आपको कोई मीट्रिक गिवन होता तो फिर इनकी वैल्यूज पुट करते, तो ये जब भी हमारे पास, ये याद रखना कि अगर इन जनरल ये तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, इसकी इक्वल होता है जेनेरिकली, लेकिन अगर आपको कोई मीट्रिक आंसर गिवन लाइक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो देन जब आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो जी ए बी और जी ए बी इनको जब एक्सपेंड करोगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास हमेशा 4 के। क्यों? क्योंकि इसने एक्सपेंड होना है हमारे पास जी 00 जी 00 प्लस जी 11 जी 11 जी 22 जी 22 प्लस जी 33 जी 33। अब अगर तो 4/4 का मैट्रिक है तो ये इतनी एक्सपेंशन होगी, अगर 3/3 करो जस्ट 3 टर्म्स बनेंगे, 2/2 2 टर्म बनेगी। अगर 4/4 का हो तो क्योंकि ये कंट्रा में मैट्रिक ट्रांसफर, ये को में, मीनिंग कि बेसिकली जो नंबर आएगा हमारे पास मैट्रिक ट्रांसफर के अंदर जी 00 का एलिमेंट है, साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वट एवर द एलिमेंट इज उसका इनवर्स है, तो जब एक फंक्शन है साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। 1। तो इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो अल्टीमेटली 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा, अगर 4/4 का मैट्रिक है। अगर 3/3 का मैट्रिक हो तो इसी का आंसर 3 आ जाएगा, अगर 2/2 का तो इसका आंसर जस्ट 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेनेरिक केस था तो हमने ये क्रोनिकल डेल्टा यूज किया, ये क्रोनिकल डेल्टा कहते हैं म्यू मी,
म्यू और बी की फॉर्म में रहेगा जो कैंसिल होगा। और क्रोनिकल डेल्टा जो होता है, क्रोनिकल डेल्टा देखा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर इनकी वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 देता है, अगर वैल्यू सेम ना हो तो आंसर क्या देगा आपको? 0 देगा। तो ये वही चीज़ है ना, ये देखो अगर 0 0 0 0 सेम है तो आंसर 1 है, अगर सेम जो सेम नहीं थी 0 1 और 0 1 वाली थी उनको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो 0 हो चुकी है। तो ये वही चीज़ है क्रोनिकल डाटा, अगर म्यू इज इक्वल टू बी हो रहे तो आपको आंसर 1 मिलना था, तो उसी चीज़ को हमें इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सो बैक टू द इक्वेशंस। ये तो हमारी एक्स्ट्रा बात होगी। इसमें अब हम क्या करेंगे कि जी ए बी कोमा सी माइनस 1/2 क्रोनिकल डेल्टा म्यू बी, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर क्रोनिकल डेल्टा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, जब क्रोनिकल डेल्टा मिल जाएगा तो 1/2 डेल्टा म्यू, इसका आगे अंदर वही टर्म एज इट इज रहेंगे, जी ए म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा ए माइनस जी ए सी कोमा म्यू माइनस 1/2, और यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा आ जाएगा और इधर डी म्यू है और ए डी है, यानी कि सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, डी डी से क्या तो म्यू ए रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा म्यू ए की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और अंदर जो वैल्यू डालेंगे दैट वुड बी जी बी म्यू कोमा सी प्लस जी म्यू सी कोमा बी माइनस जी बी सी कोमा म्यू। समझ लगी बात की यहाँ तक? यस सर। ओके, अब क्या करना है आप लोगों ने कि क्रोनिकल डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। जब क्रोनिकल डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो इंडिसेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जो इंडिसेस खत्म होते हैं उन इंडिसेस को हम खत्म कर देंगे, जी ए बी कोमा सी माइनस। ठीक है, अब बाहर क्या रही 1/2 एज इट इज रहने दो फिलहाल, अंदर क्रोनिकल डेल्टा मल्टीप्लाई होगा तो जब म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो म्यू म्यू से क्या आएगा कैंसिल, जब में इंडिसेस है उसकी जगह पे जस्ट क्या रहेगा बी, तो ये क्या बनेगा जी ए बी कोमा सी, यानी कि इस एक टर्म का अगर मैं आपको बताऊं इस एक टर्म का तो आंसर क्या मिलेगा आपको जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जी म्यू म्यू से कैंसिल तो ए बी कोमा सी मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सभी के अंदर आपने इंडिसेस को बैलेंस कर देना क्रोनिकल डेल्टा के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, जी ए बी कोमा सी प्लस म्यू म्यू से गया तो जी बी सी कोमा ए माइनस जी ए सी कोमा बी माइनस 1/2, जी म्यू म्यू से कैंसिल होगा जब क्रोनिकल डेल्टा मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट बी ए कोमा सी प्लस जी ए सी कोमा बी माइनस जी बी सी कोमा ए। ठीक है जी, ये टर्म बनेंगे हमारे पास। अब ये देखो, अब ये सारे क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या है -1/2 जी ए बी कोमा सी, और यहाँ पे क्या है -1/2 जी बी ए कोमा सी। बी ए या ए बी इनके ये हमारे पास डमी, ये हमारे पास क्या कहते हैं कोवेरिएंट में ये भी सिमेट्रिक होता है, तो बी ए बी के इक्वल होगा। तो ए बी कोमा सी और बी ए कोमा सी, तो -1/2 -1/2 -1/2 जी ए बी कोमा सी -1/2 जी ए बी कोमा सी, तो क्या मिलेगा आपको जस्ट माइनस ए बी कोमा सी। जब माइनस में ए बी कोमा सी आ रहेगा तो इधर प्लस में क्या पड़ा हुआ है ए बी कोमा सी पड़ा हुआ, तो एक ये टर्म इन दोनों के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि आपकी यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स क्या होगी कैंसिल। इसी तरह बाकी टर्म्स अगर आप ओपन करोगे तो ये सारी टर्म्स वगैरह आप इसमें कैंसिल आउट हो गए, तो एट द एंड आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस सर।
तो इसको एक स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया, वो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने ये टर्म कैंसिल की है, आगे ये देखो -1/2 BC, A आएगा, -1/2 BC, A। तो BC वाली देखें, तो ये देखो BC, A, ये माइनस के साथ ही बाहर से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होएगा, तो ये +1/2 BC, A हो जाएगा। तो इधर से -1/2 BC, A मिलेगा, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये +GAC, B मिलेगा, इधर से -ACB, B मिलेगा। तो ये सारी टर्म जैसा आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास आंसर क्या मिल गया, 0। यानी कि आपने ये जनरली प्रूव कर दिया कि अगर आप कभी भी मीट्रिक टेंसर का डेरिवेटिव लोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 0, चाहे वो मीट्रिक टेंसर किसी भी ऑर्डर का हो। ये जनरल प्रूव हो गया, तो हमें फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2/2 का, 3/3 का या 4/4 का। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनीवन? नो सर। ओके, मैं अटेंडेंस एक दफ़ा रीचेक कर लूँ, फिर हम क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है जी।